जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपको काल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अकबर के बारे में जो हम पढ़े हैं अभी तक, ये तीसरा सीरीज है। इसका वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी इसके डीप में हम अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित है कि आपको सारे एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार जो बैरम खां का अकबर पर जो प्रभाव था ख़त्म हो चुका है। 4 साल का जो शासन था अकबर का ना होकर यह बैरम खां का ही शासन था। लेकिन बैरम खां को हटाने और ख़त्म करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था हम लोगों ने देख लिया। और जहां बात करते हैं अब बैरम खां को हटाने का, तो उस समय पर्दा शासन, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि पर्दा शासन है क्या। पर्दा शासन जो होता है क्या कहलाता है पर्दा शासन। तो जो पर्दा शासन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। इस पर्दा शासन जो है लगभग 1560 से लेकर 1560 से लेकर 60 से लेकर ये 64 तक चला था। हाँ, 60 से 64 तक चला था। इसी सरकार को पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटीकोट सरकार। क्यों कहते हैं पेटीकोट सरकार? क्योंकि ये पूरी तरीके से जो लेडीज़ थे उसका सरकार था। लेडीज़ का सरकार का बोले तो क्या कहा जाए, तो पर्दा शासन। उस समय जो पर्दा बुर्खा जो पहनती थी महिला, उन्होंने अकबर को अपने अंदर कर कर क्या किया था कि अपना शासन, जैसे उसकी अकबर के खुद की जो माँ अनंगा जो थे, उन्होंने क्या था कि शासन पर कब्जा कर रखा था। क्योंकि अकबर अपनी माँ को बहुत मानता था, जिसके कारण अकबर को वो अपने अंदर कर कर सरकार उस समय चाहे, लेकिन सिर्फ 4 साल तक। बैरम खां के पतन में अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्री, जहाँ पर हरम, वहाँ जहाँ पर स्त्रियों को रखा जाता था, हरम की स्त्रियों का बहुत बड़ा भाग था। उसके पश्चात कुछ वर्षों तक अकबर ने अपने संबंधियों को शासन में कुछ हस्तक्षेप करने का अवसर दिया कि ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अभी तक तो वो 18 साल का ही था। कितना? मात्र वो 18 साल का था। तो जब 18 साल का था, अब वो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया। ये 18 साल तक कौन था? बैरम खां। 18 से 4 साल तक आप देखिए तो कौन था? तो ये पर्दा शासन चला। इसका मतलब जो लेडीज़ लोग थे, यानी 22 साल तक। यहाँ के बाद वो समझ गया कि शासन को अब पूरी तरीके से अपने हाथ में लिया जाए, है ना। तो इस कारण कुछ इतिहासकार जो होते हैं ना, इस समय को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार बुलाते हैं। यह कहना तो रियली भूल होगी। कुछ समय में अकबर पूर्णतः हारम की स्त्रियों का प्रभाव थोड़ी था कि पूरा का पूरा स्त्री का बात नहीं मानता होगा। बहुत बड़ी बात है कि पूरा का पूरा स्त्री को थोड़ी, खुद भी तो दिमाग था। अब तो वो तो समझ में आ गया था उसको, अब तो बहस हो चुका था। इसीलिए पूरी तरीके से पेटीकोट सरकार नहीं कह सकते हम। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी चलती है हिस्ट्री में। उस समय अकबर, अगर देखा जाए तो अकबर काफ़ी उदार भी था। और साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? अपने साम्राज्य को बढ़ाने का साम्राज्यवादी निजी नीति ये अपनाता था कि अपने साम्राज्य को किसी तरह बढ़ाया जाए, बढ़ाते रहा जाए, है ना। उसी समय अकबर ने 1562 में क्या किया था? अब देखिए, अगर आप बोलिएगा कि पर्दा शासन था, पर्दा शासन उस समय चल रहा था, लेडीज़ों का शासन चल रहा था, तो बताइए 1562 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा कैसे अंत किया? 1562 में उन्होंने क्या किया था कि दास प्रथा को अंत किया था। 1562 में दास प्रथा का उन्होंने अंत किया था। एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, युद्ध बंदियों को जितने भी दास बनाना, उसको ये ख़त्म कर दिया था। 1563 में, 1563 में उसने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, तीर्थ यात्रा कर इसको ख़त्म कर दिया था। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर इन्होंने खत्म किया था। तीर्थ यात्रा कर क्या था? तो हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर लिया जाने वाला कर था, ठीक है। और 1564 में जजिया कर इसको भी उन्होंने समाप्त किया था। तो आपको याद करने के लिए 1562 में दास प्रथा को खत्म किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा को, और 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन अरेंजिंग ऑर्डर में, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में और यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इन उदार सुधारों को किया जाने हरम की स्त्रियों के प्रभाव के कारण हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हरम की जो स्त्री बोले कि भाई दास प्रथा हटा दो, क्या जजिया कर? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि पर्दा शासन था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। अकबर भी अपना काम खुद करता था।
उसी प्रकार अकबर की जब विस्तारवादी नीति भी इसी समय से आरंभ हुई थी। जैसे मालवा, चुनार, मेरता और गोंडवाना, ये सब पर आधिपत्य उस समय तक किया था। 64 में मालवा पर अधिकार किया था, चुनार के। ये क्या अधिकार, क्या अकबर लेडीज तो लड़ने नहीं जाती थी? जाते कौन थे? तो अकबर जाते थे। अकबर कह रहे हैं कि आप उस समय तक सिर्फ पेटीकोट सरकार नहीं कहेंगे, 1560 से 64, हाँ प्रभाव जरूर था, क्योंकि बैरम खां को हटाना ये बहुत बड़ा प्रभाव था। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि अकबर इस समय राजपूत राजवंश से विवाह संबंध किए थे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इस कारण आप कह सकते उपयुक्त नहीं है कि अकबर 4 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये 4 वर्ष उसकी नीति पर हरम की स्त्रियों और उसके संबंधियों का थोड़ा प्रभाव जरूर था। और अकबर पूर्णतः अपने स्वयं के प्रभाव को समय समय पर प्रयोग में न ला सका होगा, ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर ये लोग क्या कर हस्तक्षेप करते होंगे। उसमें भी इस आरंभ में 2 वर्षों तक ही सम्मिलित अधिक है, क्योंकि 62 के बाद से हमने देख लिया कि खुद का डिसीजन ये लेना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ शमसुद्दीन का कत्ल, आदम खां को मृत्युदंड और महाम अनंगा की मृत्यु से अकबर ने अपने आप को अपने निकट संबंधियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। शमसुद्दीन ख़त्म हो गया, आदम खां जो था, क्योंकि एक काफ़ी क्लोज रिलेशन था, वो भी मृत्युदंड उसको दे दिया था। ये महाम अनंगा की भी मृत्यु हो चुकी थी, जैसे आदम खां मरा, महाम अनंगा भी मर गया ना, कि अपने बेटे के शोक में। 1564 में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्युदंड ने इस अध्याय को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अंतिम 1564 ईस्वी में 1564 में ख्वाजा मुअज्जम इस सबसे अंतिम जो रिलेशन था उनको इन्होंने मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद से ये जो प्रजा शासन था पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। स्मिथ साहब ने लिखते हैं कि अकबर ने अपनी माँ के प्रति सर्वदा उपयुक्त श्रद्धा प्रदर्शित की। वो अपने माँ को बहुत मानता था, किंतु उसने अपनी नीति के निर्णयों को उसके प्रभाव से मुक्त रहा। ऐसा नहीं कि भाई माँ अगर है साथ में तो अपनी नीति अपनाया, कि उसका जो अनंगा थी उसके पुत्र को भी उन्होंने सेम मृत्युदंड दिया। इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि माँ अनंगा मानते तो थे, अपनी माता को मानते थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने राज्य शासन में उसका कोई भी कहीं भी हस्तक्षेप हो सके। आदम खां महाम अनंगा का पुत्र था। आदम खां जो था, आदम खां का कौन था? अनंगा का पुत्र था आदम खां। ठीक है, किसका पुत्र था? तो अनंगा का पुत्र था। ओके, और बहुत अत्यंत महत्वाकांक्षी था ये आदम खां। शक्तिशाली भी था, लेकिन थोड़ा सा नटखट था। अकबर ने शमसुद्दीन अनगा खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, एक अनगा खां था, अनगा खां, उसको क्या किया था अकबर ने? इसे क्या किया था? तो अपना वजीर नियुक्त किया था, जिसके कारण आदम खां काफ़ी रुष्ट था। किससे? अकबर से, क्योंकि ये अनगा खां को क्या किया था, क्या बना दिया था? अपना वजीर। आदम खां खुद बनना चाहता था, जिसके कारण वो थोड़ा सा उसमें असंतुष्टि की भावना आदम खां में पहुंची। एक दिन अपने साथियों के साथ महल में पहुंचकर उसने कार्यरत अनगा खां की हत्या कर दी। ये आदम खां क्या किया कि अनगा खां को मार दिया। ठीक है, अपने लोगों के साथ मिलकर अनगा खां को इन्होंने क्या, कौन? आदम खां मार दिया। दुश्मनी किस लिए थी? क्योंकि वो क्या बन कर रहा था? उसका वजीर बन के रहा था। उसको इसका प्रॉब्लम था, जिसके कारण उसने क्या किया कि मार दिया। अब निश्चित है कि जब अकबर उसे बनाए उसको तो बुरा तो लगेगा ही। उसके पश्चात वो अकबर के शयनागार की ओर बढ़ा, अकबर के पास भी आगे गया, और तब एक ख्वाजा ने उसका मार्ग, एक जो वजीर था, वजीर नहीं कहते, एक मतलब उसका सैनिक ने उसका मार्ग को रोका। अदरवाइज वो कहाँ जा रहा था? तो अकबर को मारने के लिए जा रहा था। उसी के बीच में उसको रोका गया। शोरगुल सुनकर अकबर तलवार लेकर कमरे से बाहर आ गया। तलवार लेकर तुरंत कमरे से, जो शयनगार था वहाँ से वो बाहर निकला कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो जैसे ही बाहर निकला, लेकिन आदम खां ने अपना अकबर से अपनी गलती उसी समय तुरंत ही माफ़ी मांग ली, परंतु उसकी तलवार को पकड़ने का दुस्साहस कर लिया। यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ कि अकबर जैसे ही तलवार लेकर निकला तो जो आदम खां था उस समय वो माफ़ी तो मांग लिया, लेकिन तलवार जैसे ही चलाना चाहे तो तलवार को पकड़ने का दुस्साहस कर दिया कि आदम खां अकबर की तलवार को पकड़ लिया। तब अकबर बहुत गुस्सा हो गया। अकबर का तलवार पकड़ा गया, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हुआ। इस पर क्रोधित होकर अकबर ने एक घूसा मारा उसे और वहीं पर मूर्छित कर दिया। वहीं पर वो बेहोश हो गया। इसके पश्चात उसके हाथ और पैर बंधवाकर ऊपरी मंजिले से उसको नीचे फेंका गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई आदम खां की। ठीक है, तो आदम खां की मृत्यु कैसे हुई?
तो वो मारना जा रहा था अकबर को। उसी बीच में अकबर ने तलवार लेकर निकला। तलवार को ये आदम खां क्या किया, पकड़ लिया, जिसके कारण अकबर बहुत गुस्सा आया, उसको एक घूंसा मारा, वो मूर्छित हो गया, उसको हाथ पैर बनवाकर ऊपर से फेंकवा दिया, जिसके कारण उसकी आदम खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहानी स्टोरी टाइप लग रहा है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आदम खां चला गया। ओके, 1562 में आदम खां की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 1562 में इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए 2 साल तक ही मानते हैं। इसके पश्चात उसके अकबर ने स्वयं मांगा कि उसकी मृत्यु। स्वयं अकबर गया और बताया कि भाई आदम खां हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था, जिसके कारण हम उसे मरवा दिया। इसकी सुनकर जो महामनंगा जो थे, पहले से ही कुछ बीमार चल रही थी, उसकी भी मृत्यु हो गई, यानी कैनंगा की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो पेटीकोट सरकार जो चलती आ रही थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। हमने देखा ना किस प्रकार से महामनंगा की मृत्यु हुई, कहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसके निश्चित है कि पुत्र की जब मृत्यु होगी तो थोड़ा सा तो दुख होगा ही, अपना पुत्र है भाई, है ना, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे कि 1564 में अकबर ने अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम को अपनी पत्नी को कत्ल करने के अपराध में दंड दिया। किसको? तो अपना मामा, उसका मामा का नाम क्या था? मुअज्जम, ख्वाजा मुअज्जम, ख्वाजा मुअज्जम, या नाम याद रखिएगा, ख्वाजा मुअज्जम, ये इसका मामा था। तो उसको अपनी पत्नी, उसकी खुद की पत्नी को कत्ल कर दिया था ये मुअज्जम ने, जिसके कारण उसको अपराध में दंड दिया, उसको भी मार दिया गया। पहले उसे नदी में डुबाया गया। मुअज्जम को मारा कैसे गया? मामा को पहले नदी में डुबाया गया, ठीक है, नदी में डुबा कर मारा गया। परंतु इस प्रकार जब नहीं वो मरा तो उसे ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, और वहीं पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के कारण अकबर के संबंधियों का उससे अपने लिए विशेष सुविधाएं मांगने अथवा उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का साहस धीरे धीरे समाप्त हो गया। जितने भी रिलेटिव थे, बताइए, मामा को भी नहीं छोड़ा, अपनी माँ के मतलब भाई को भी नहीं छोड़ा, माँ को भी कहीं ना कहीं मृत्यु उसी के कारण हुआ। तब सबको समझ में आ गया भाई ये रिलेशन नहीं संभालता है। अब हम देखेंगे ये सबसे मुक्ति पाया। अब वो क्या हो गया, साम्राज्य विस्तार में लग गया। कहाँ? तो साम्राज्य विस्तार। अकबर को विजय और साम्राज्य विस्तार की बहुत लालसा थी। वो चाहता था कि हम पूरे भारत में एक छत्र राज करें। मुगल शासक में अकबर प्रथम ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत में मुगल वंश का राज स्थापित करने का प्रयत्न किया। राज्य की प्रगति और सुरक्षा के लिए वो इसे बहुत आवश्यक मानता था। उसका विश्वास था कि यदि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध अगर नहीं किया जाए तो वो युद्ध करेंगे, अगर हम उसको अटैक नहीं करेंगे तो वो हम पर अटैक करेगा, तो इससे अच्छा क्या है कि हम ही अटैक कर दे। इस कारण अकबर अपने जीवन पर्यंत राज्य विस्तार में लगा रहा। पूरा जीवन ही अपना राज्य विस्तार के, लगभग पूरे भारत पे वो राज किया। इस कारण उसे समय भी मिला और सफलता, काफ़ी समय मिला। अपने जीवन में उसे काबुल से लेकर बंगाल तक, है ना, काबुल से लेकर बंगाल तक, और कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के सीमा क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, दक्षिणी भारत की विजय के लिए अकबर ने प्रयत्न आरंभ किए थे कि दक्षिण भारत पे के बेर भी हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि पूरी तरीके से उसे सफलता नहीं मिली। कुछ सफलता ज़रूर मिली, लेकिन उसी समय उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। इस पर अकबर ने भारत के बहुत बड़े भाग में साम्राज्य की स्थापना में सफलता पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये साम्राज्य विस्तार की कहानी तो चलते रहेगी, एक एक कर कहाँ कहाँ किस प्रकार से वो युद्ध किया, अब हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं लिखता जा रहा हूँ तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि इसको नोट करते जाइए। तो सबसे पहला, क्योंकि अरेंजिंग आता है कि सबसे पहले कहाँ उसने अटैक किया, तो सबसे पहला कहाँ किया था, मालवा। सबसे पहले उसने कहाँ किया था, तो मालवा का कहानी सुनेंगे। मालवा में क्या हुआ था, मालवा में एक वहाँ का शासक था बाज बहादुर। कौन सा शासक, आप लिखते जाइएगा, मालवा का शासक बाज बहादुर था। ओके, ये बाज बहादुर जो था संगीत और कला का बहुत प्रेमी था। वो अपनी प्रेयसी और पत्नी रूपमती के साथ संगीत और नृत्य में हमेशा डूबा रहता था। ठीक है, उसकी पत्नी क्या नाम थी, रूपमती, वो हमेशा संगीत और नृत्य में ही डूबा रहा। शासन का ना उसे शौक था और ना वो ध्यान देता था। 1561 में आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। आदम खां के जिसकी अभी मृत्यु की भूख हुई थी, याद है होगा ना, उसे मार दिया गया था।
तो उसको क्या किए थे, अकबर भेजा कि भाई मालवा पर जाओ, वहाँ पर आप अधिकार करो। जब मुगल सेना उसकी राजधानी यानी कि मालवा की राजधानी कौन है, तो सारंगपुर, मालवा की राजधानी कौन है, तो सारंगपुर, जब राजधानी सारंगपुर से केवल 20 मील दूर रह गई, तब बाज बहादुर उसका मुकाबला, बताइए, उसको पता चल गया था कि मुगल आ रहा है, लेकिन जब राजधानी सारंगपुर से मात्र 20 मील दूर रही तब वो आगे बढ़ा कि अब लड़ा जाए, नहीं तो अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा ना। सारंगपुर से कुछ मील दूर एक युद्ध हुआ जिसमें बाज बहादुर क्या हुआ, परास्त हुआ और भाग गया। आदम खान ने उसकी संपूर्ण संपत्ति और स्त्रियों पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों को भी अपना पर अधिकार कर लिया। रूपमती ने जहर खा लिया, जो रूपमती उसकी थी उसने जहर खा लिया और अपने सतीत्व की रचना की। आदम खान ने लूटी हुई संपत्ति का अधिकांश भाग खुद के पास रख लिया। वो चतुर था ही, बदमाश था ही, अपने पास रख लिया और अकबर को बहुत कम दिया, है ना। इसीलिए अकबर असंतुष्ट हो गया और जाकर खुद अकबर सारंगपुर पहुंचा। अकबर ने आदम खां के माफ़ी मांगने पर उसे फिर से माफ़ कर दिया। उस समय तो माफ़ किया, दोबारा माफ़ किया, लेकिन अंत में तो मृत्यु हो गया ना। तो आदम खां को माफ़ कर दिया और उसे वहाँ का सूबेदार बनाकर स्वयं वापस आ गया। सारंगपुर नहीं, मालवा का सूबेदार कौन बनाया गया, आदम खां को बनाया और खुद अकबर क्या हुआ, वापस आ गया। 1562 में मालवा का सूबेदार मुल्ला पीर मोहम्मद था, ठीक है। 1562 में यहाँ का पहले क्या हमें क्या बोला, शासक बाज बहादुर था, लेकिन सूबेदार अलग था। तो 1562 में जो सूबेदार था पीर मोहम्मद, कौन, क्या नाम था, पीर मोहम्मद, देखिएगा, पीर मोहम्मद नाम था उसका, ओके, क्या नाम था, पीर मोहम्मद। उसने वहाँ की प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। दक्षिणी भारत के शासकों की सहायता लेकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण किया। पीर मोहम्मद उसका मुकाबला करने के लिए गया, परंतु उसे पराजित होकर भागना पड़ा। पीर मोहम्मद जो था मालवा पर अधिकार करने गया था, लेकिन बाज बहादुर क्या किया था कि उसको मारकर भगा दिया। पीर मोहम्मद, अगर ऐसा सोच लीजिए, तब जब बाज बहादुर हारा तो पीर मोहम्मद को जहाँ कहीं लगा जरूर कि अब हमें शायद हो सकता सफलता मिले। नर्मदा नदी को पार करते हुए उसका घोड़ा गिर गया और पीर मोहम्मद नदी में ही डूबकर बाद में फिर मर गया। मालवा पर पुनः बाज बहादुर का फिर से अधिकार हो गया, परंतु अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए फिर से भेजी, ठीक है। किसे, अब्दुल्ला खां उज्बेक, क्योंकि 1562 में तो ये भी मर गया, इसकी भी मृत्यु हो गई थी, जो हमारा क्या आदम खां। अब क्या हुआ कि फिर से एक अब्दुल्ला खां उज्बेक, उसके नेतृत्व में एक मुगल सेना फिर से कहाँ भेजा गया, तो मालवा की भाई वहाँ पर आप जीत हासिल कीजिए। बाज बहादुर को परास्त करके मालवा को अपने अधीन कर लिया। कौन, तो अब्दुल्ला खां उज्बेक। तो अभी क्या, उज्बेक उसको बाज बहादुर को हरा दिया। बाज बहादुर बहुत समय तक इधर उधर भटकता रहा, परंतु अंत में मुगल सेवा स्वीकार कर ली और उसे मुगल मनसबदार बना दिया गया। सोचिए, मतलब हराया भी गया और साथ में उसको एक मनसबदार, मतलब एक मनसब देकर उसको बोला कि भाई आप ठीक है, मृत्यु नहीं देते, दंड नहीं देते हैं, आप अपना जीवन यापन कीजिए, थोड़ा सा हम आपको एक मनसब दे देते हैं, उस मनसब पे अपना राज कीजिए। पहला मालवा देखा। दूसरा, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड चुनार। 1561 में अकबर ने आसफ खां, किसे, तो आसफ खां, नाम लिखते रहिएगा, आसफ खां को चुनार के किला जीतने के लिए नियुक्त किया और उसी वर्ष उस पर चुनार पर अधिकार भी कर लिया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, इसका आगे क्योंकि फिर से कहानी आएगा उस समय हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, तो सबसे पहला हमने देखा मालवा, दूसरा क्या है, चुनार, और तीसरा कौन आएगा, तीसरा आपके सामने है गोंडवाना। तीसरा कौन आएगा, तो गोंडवाना। गोंडवाना का कहानी थोड़ा सा विस्तृत है। गोंडवाना एक हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिणी भारत की सीमा तक, काफ़ी बड़ा एरिया था, है ना। एमपी मध्य प्रदेश से लेकर काफ़ी दक्षिणी भारत तक इसका सीमा था, बहुत बड़ा था। उसका शासक का नाम था वीर नारायण। क्या नाम था, वीर नारायण, नाम ही से लग रहा है ना, हिंदू साम्राज्य था वहाँ पर, वीर नारायण। लेकिन उसके वयस्क हो जाने के पश्चात उसकी माँ दुर्गावती, क्योंकि वयस्क हुआ नहीं था इसलिए उसकी माँ दुर्गावती, यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। दुर्गावती क्या कर रही थी, उसके संरक्षक के रूप में शासन कर रही थी। दुर्गावती बहुत साहसी थी, बहुत बहादुर और योग्य शासक थी। अपनी योग्यता के कारण वह मालवा और दक्षिण भारत के मुसलमान शासकों के मुकाबले अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ थे। सोचिए, इतना पावरफुल थी वो। अकबर की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोंडवाना के स्वतंत्र राज्य का कोई स्थान न था।
ठीक है। जनरली अगर वो साम्राज्यवाद चाहता भी था, लेकिन गोंडवाना का स्वतंत्र राज का वो नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर ये जो दुर्गावती थी बहुत पावरफुल थी। लेकिन उसके बाद भी अकबर ने आसफ खां, जो आसफ खां हमने देखा था चुनार के लिए भेजा था, उसी आसफ खां को क्या गोंडवाना के विजय के लिए भेजा गया। चौड़ागढ़ के निकट रानी दुर्गावती, कहाँ पर? चौड़ागढ़, गोंडवाना में चौड़ागढ़ के निकट क्या रानी जो दुर्गावती थी उसने क्या किया? युद्ध लड़ा। किसके साथ युद्ध लड़ा? तो रानी मुगलों से विशाल सेना लेकर, जो बड़ा हमारा आसफ खां जो था बहुत बड़ा सेना लेकर दुर्गावती के साथ लड़ने के लिए गया, और साथ ही साथ इस विशाल सेना का मुकाबला दुर्गावती ने बहुत ही साहसी तरीके से उन्होंने किया। प्रेम नारायण को घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा। रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई। रानी दुर्गावती को भी क्या लग गया? तीर लग गया। अब इस तीर लगे और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। इतना महान, तो उसको पता है पकड़ाने से अच्छा है कि खुद भी मृत्यु कर लिया जाए। आसम खान ने राजधानी चौड़ागढ़, रानी की गोंडवाना का राजधानी उस समय क्या था? चौड़ागढ़। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी गोंडवाना का क्या है? चौड़ागढ़ है। ठीक है, तो चौड़ागढ़ पर क्या किया? ये आसफ खां कब्जा कर लिया। आसफ खां वहाँ पर कब्जा कर लिया। ओके, तब हुआ उसके बाद क्या? जितने भी राजपूत स्त्री ने जौहर क्या होता है? खुद आग में कूद कर जान दे देना, है ना, कि उन लोगों से पकड़ाने से अच्छा खुद मृत्यु के हवाले कर दिया जाए। तो 1564 में जो भी हुआ, वो जितने स्त्रियां थी वो क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिए, जौहर कर लिए। प्रेम नारायण उनके राजपूत युद्ध करते हुए वो भी मारे गए, और किले पर 1564 में क्या हुआ? किसका अधिकार हो गया? तो मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। बहुत सा धन, हाथी और सामान आसम खां के हाथ लगा। आसम खां ने बहुत थोड़ा ही हिस्सा, जैसे आदम का क्या था उसी तरह आसफ खां भी बहुत थोड़ा हिस्सा ही अकबर को दिया, बाकी अपने पास स्वयं रख लिया। रानी दुर्गावती के साहस, योग्यता और बहादुरी की सभी तत्कालीन और वर्तमान इतिहासकार अभी भी कहते हैं कि बहुत साहस थी। महोबा के प्रख्यात चंदेल वंश से संबंधित इस रानी की प्रजा भी उसके शासन से बहुत खुश थे। वहाँ का जो चंदेल वंश से संबंधित जितने भी जो वो रानी थी, जितने भी प्रजा थी, उससे बहुत खुश थे। अकबर का साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त उसके राज्य पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं था। अकबर सिर्फ क्या चाहता था कि गोंडवाना से हम साम्राज्य विस्तार करें और आगे बढ़ें, और रानी दुर्गावती से उसके कोई दुश्मनी ऐसा था नहीं, लेकिन साम्राज्य विस्तार के कारण उसको ऐसा करना पड़ा। सबसे पहले हमने देखा मालवा, दूसरा चुनार, तीसरा गोंडवाना। अब देखेंगे राजस्थान। ठीक है, अब देखेंगे राजस्थान के बारे में। सॉरी, राजस्थान को अपनी अधीनता में लाना अकबर के विस्तार, ये भी क्या साम्राज्य विस्तार का ही परिणाम था। उसे और कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था। लेकिन राजपूत तो बहुत पावरफुल था। राजपूत शासकों के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से काफ़ी अलग थी। क्या क्यों? राजस्थान में राज्य विस्तार के संबंध में उनकी नीति पहले बताएं। पहले महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार, उसको पता था कि राजपूत सिर्फ ऐसे ऐसे दुर्ग बनाते थे कि उस दुर्ग को भेदना मुश्किल है। तो पहला दुर्ग के कारण वो क्या किया उन्होंने? दुर्ग के कारण वो उस पर हमला किया। कहाँ? राजपूत पर। दूसरा, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंध से इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और मुगल सेवा में लेकर उन्हें के राजाई को फिर से वापस देना। क्या करते थे? उस पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद क्या करते थे? अधीनता स्वीकार कराते थे। अधीनता स्वीकार कराने के बाद इधर मैट्रिमोनियल रिलेशन रखते थे, शादी विवाह उसके बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ करते थे, और साथ में कहते थे ठीक है अब आप अपना राज खुद संभालिए, लेकिन बीच बीच में हमें आपको टैक्स देते रहना पड़ेगा। अगला क्या है? विरोधी राजाओं को युद्ध करके अपनी अधीनता में लाने का प्रयास। जो विरोध करते थे, जो खुद चले गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो विरोध करते थे उसको जबरदस्ती अटैक कर कर उस पर आक्रमण कर कर उसको अधीनता स्वीकार कराते हैं। इस नीति का पालन करते हुए अकबर ने राजस्थान में बहुत सफलता प्राप्त की। राजस्थान के प्रायः सभी राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता या मित्रता स्वीकार कर ली। ठीक है, उसी राजस्थान में सबसे पहला जगह आता है आमेर का। आमेर जो जयपुर में है, जयपुर को ही आमेर कहा जाता है ना, जयपुर। आमेर का शासक भाड़मल या बिहारी मल। आमेर का शासक कौन था? भाड़मल, या उसको बिहारी मल भी बोला जाता था। ठीक है, पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की
अधीनता स्वीकार ली। ये भी क्वेश्चन है कि सबसे पहला कौन था, तो भारमल कहाँ का, आमेर का भारमल था जो स्वेच्छता से वो अपना अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 में जब अकबर अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर गया, तब रास्ता में राजा भारमल ने उसके बेटे, कहाँ ये जा रहा था अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तब रास्ता में भारमल मिला और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के करने की इच्छा जाहिर की कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी राजपूत राजकुमारी से अकबर के उत्तराधिकारी जो आगे जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्री से तो विवाह कर लिया। उसका जो पुत्र था भगवान दास, कौन था, उसका पुत्र था भगवान दास, और उसका पोता, किसका पोता, तो जो बिहारी मल भारमल का जो पोता था उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह, दोनों याद रखिएगा। ये बिहारी मल का बेटा था भगवान दास, बिहारी मल का ये पोता था मान सिंह। ये दोनों को अपने मुगल सेवा में ले लिया और उसे उच्च मनसबदार भी किसे, बिहारी मल को प्राप्त हुआ। इसके कारण तो काफ़ी फायदा तो हुआ, लड़ने से अच्छा है यार कुछ तो मिला जहाँ कुछ ना मिलने वाला था, है ना। तो राजस्थान में इस प्रकार से चला। ये तो हुआ आमेर का। उसके बाद आया मेड़ता। मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन जागीरदार जयमल के अधिकार में था। किसके अधिकार में था, तो जयमल को याद था, बिहारी मल यहाँ जयमल के अधिकार में था। ठीक है। जब मुगल अधिकारी सरफुद्दीन ने उस पर आक्रमण किया, मेड़ता पर आक्रमण किया, तो जयमल किले को छोड़कर भाग गया। ये राजा होते हुए किले को छोड़कर ये भाग गया। देवदास ने मुगलों का मुकाबला किया। किसने किया, अब जयमल तो भाग गया राजा होकर, तो देवदास जो था ये क्या किया कि मुगलों को मतलब कि उस पर अब मुकाबला किया, परंतु उसके 200 साथियों के साथ समाप्त कर दिया गया। 200 उसका साथी बचा, क्योंकि बाकी तो जयमल के साथ ही भाग गया था, तो उसे उसके 200 साथियों को समाप्त कर दिया और मेड़ता का किला 1562 ईस्वी में ही मुगलों के हक में चला गया। और मेड़ता वहाँ जो ऐसे भी राजा तो जितना कमज़ोर था, जो भाग गया वो राजा क्या है यार, जो लड़े वही तो राजा है ना। अब आया मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के शासकों ने निरंतर मुगल सत्ता का विरोध किया। ठीक है, हमने बोला था ना बहुत विरोध भी किया था। उसमें राणा सांगा की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, उसके पश्चात मेवाड़ के सम्मान में कमी हुई। राणा सांगा जब मरा उसके बाद धीरे धीरे ये मेवाड़ का जो था मतलब उसके जो प्रभावशाली वो धीरे धीरे घटता चला गया, परंतु धीरे धीरे उसे पुनः अपनी शक्ति और सम्मान में वृद्धि कर ली। मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था, कौन सा वंश, सिसोदिया वंश। मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था अब भी राजस्थान में सम्मानित था। तत्कालीन शासक जो था उदय सिंह, अभी उस समय कौन शासक था, तो उदय सिंह। ये तत्कालीन जो शासक उदय सिंह भी उसकी शक्ति में विकास में सहयोग दिया और उसने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे क्या किया, विरोध किया। उसका विरोध उसने अपने पूरी तरीके से किया। वो आमेर के कछवाहा राजवंश को असम्मान के दृष्टि से देखता था, क्योंकि उस वंश के अकबर से विवाह संबंध, कछवाहा राजवंश क्या करते था, किया था कि अकबर से शादी ब्याह किया था, जिसके कारण इस सिसोदिया वंश का जो था उदय सिंह उससे काफ़ी नफरत करता था। राणा ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर को शरण दी थी। राणा जो था क्या किया था कि राणा सांगा आपने सुना होगा, जो राणा था बाज बहादुर को जो भागा था गुजरात से, वो क्या किया था, पहले कहानी में आया था, उन्होंने क्या किया था कि उसको शरण दी थी, जिसके कारण अकबर उससे क्रुद्ध था और विद्रोही मिर्जाओं ने भी उससे संरक्षण प्राप्त किया। मेवाड़ गुजरात से उत्तरी भारत के मार्ग पर स्थित है। मेवाड़ कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी मार्ग पर स्थित है, यानी कि उत्तर पर मार्ग में जाने का एक वो रास्ता, इसीलिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण तो हो जाता है ना, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात की विजय के लिए अगर गुजरात को विजय पाना होगा तो ये मेवाड़ को पाकर ही हम इसका आगे जा सकते हैं। तो ये गुजरात विजय के लिए मेवाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक साम्राज्यवादी था और साम्राज्यवादी निर्णय था, दूसरा उसको हराना भी बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ की सत्ता और सम्मान को समाप्त करने किए बिना राजस्थान और उत्तरी भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती। पहले इसको करना, तभी राजस्थान को आप पूरी तरीके से ले सकते हैं और साथ ही गुजरात को, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। इस कारण 1567 में
अकबर ने मेवाड़ पर, अकबर खुद मेवाड़ पर आक्रमण किया, बहुत बड़ी बात है। कौन? अकबर खुद आया, अकबर खुद यहाँ किस पे किया? मेवाड़ पर। उसको समझ में आ गया कि मेवाड़ बहुत ज़रूरी है। अपने सरदारों के निर्णय को मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले से बाहर जंगल में चला गया। राणा जो है वो भाग गया, राणा उदय सिंह वहाँ भागकर चित्तौड़ के किले से बाहर चला गया, जंगल में चला गया और जयमल को किले की रक्षा करने का भार सौंपा। किसे सौंपा गया? जयमल को, कि भाई आप तुम संभालो, मैं भागा, है ना। करीब 5 महीने तक किले का घेरा पड़ा रहा, परंतु मुगलों की सफलता न मिली। एक रात जब जयमल किले की टूटी दीवार की मरम्मत करा रहा था, जयमल जो दीवार था वो टूट गया था बम से, उसको मरम्मत जब करा रहा था, तभी अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया और जयमल घायल हो गया और उसको वहीं पर मृत्यु हो गई। रात को ही वहाँ पर पूरे किले में सब लोग घुस गए और राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और प्रातः फतेह सिंह, फत्ता जिसको कहता है, उसकी माँ और पत्नी के नेतृत्व में राजपूत मूल ने मुगल पर आक्रमण किया। अब जैसे ही अंदर घुसा, उस समय फतेह सिंह था, फतेह सिंह जिसे फत्ता भी कहा जाता है, फतेह सिंह और उसकी माता और पत्नी, ये तीनों ने मिलकर मुगलों पर आक्रमण किया और उसके साथ और भी लोग थे। अंत तक लड़ते रहे। अकबर ने किले में प्रवेश करके कत्लेआम कर दिया, जिसमें हजारों राजपूत की मृत्यु हो गई। जनसाधारण के कत्लेआम की आज्ञा देना अकबर के लिए शोभनीय नहीं था, क्योंकि साधारण लोगों को क्यों मारना? जब आप वहाँ पर आधिपत्य कर लिए तो जरूर मारना, जरूर छोड़ भी सकते थे। ये जो है मेवाड़ का जो कत्लेआम था, उसके अकबर के नाम पर एक धब्बा था। यद्यपि बाद में उसने आगरा के किले के द्वार पर जयमल राजा तो भाग गया, जयमल और साथ ही साथ फतेह सिंह का हाथी पर बैठी हुई मूर्ति बनवाई। इंपॉर्टेंट कहाँ? तो आगरा के किले पर, याद रखिए कहाँ? तो आगरा के किले पर उसने ऐसा किया था। आसफ खां का किलेदार, उस समय जो आसफ खां था, किलेदार बना दिया गया और आगरा वो चलाया, क्योंकि अकबर था, अकबर आक्रमण खुद किया था, फिर वो क्या? आगरा चलाया। ओके, किसको सौंप दिया? तो आसफ खां को सौंप। तो ऐसे भी गद्दार थे यार, पता नहीं क्यों दिया उसको। वह चित्तौड़ की विजय की स्मृति स्वरूप वहाँ की महामाता के मंदिर से विशाल झाड़ा पूसा आगरा लेकर आए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि चित्तौड़ के विजय की स्मृति, चित्तौड़ को जब उस विजय किया था तो वहाँ से, चित्तौड़ से वो क्या लाया था? महामाता के मंदिर, एक महामाता का मंदिर था, वहाँ से विशाल झाड़ा फानूस आगरा लाया था। ठीक है, क्या लाया था? तो झाड़ा फानूस लेकर आया था। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में उसने फतहनामा भी जारी किया था। तो किसके विजय को? पहले चित्तौड़ के विजय के उसने फतहनामा क्या किया था? जारी किया था। ठीक, इस प्रकार देखिए कि बहुत बड़ा राज्य जो है ये उसके अंदर में आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी कड़ी थी राजपूत के अदर जितने भी शासक थे उसको जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ क्या? गुजरात को जोड़ने के लिए। तो ये ऐसा जगह पर स्थित था ना कि ये बहुत ज़रूरी था अपने अंदर लेना। यहाँ लेने के बाद, इसको लेने के बाद इसको काफ़ी रिलैक्स मिला। कर्नल टॉड जो एक इतिहासकार है वो लिखते हैं कि ये कहीं कहीं उसकी भूल है, उदय सिंह दुर्बल व डरपोक था जिसके कारण उसकी हार हुई। निश्चित है डरपोक तो था ही, तब तो भाग गया ना राणा उदय सिंह न तो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि न दुर्बल था न डरपोक था। उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ के पतन के पश्चात भी उसने देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग ये सब नाम लेते रहते हैं, तो इसका कोई 1568 में मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी और चित्तौड़ के किले तो अधिकार कर लिए, लेकिन मेवाड़ का अधिकांश भू प्रदेश राणा उदय सिंह के अधिकार में ही था। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखेंगे 1572 में क्या हुआ कि राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। कितना में? 1572 में उदय सिंह चला गया, मृत्यु हो गई 1572 में। उसका बेटा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा, राणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। कौन सा? राणा प्रताप के नाम से। राणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही शपथ ली कि जब तक वह अपनी राजधानी को स्वतंत्र नहीं करा लेगा, वह थाली में न रोटी खाएगा और न बिस्तर पर लेटेगा। थाली में रोटी नहीं खाएगा, ज़मीन पे खाएगा, लेकिन और न बिस्तर पर लेटेगा, वो ज़मीन पे ही लेटेगा। उसने ऐसा कसम खाया। परंतु हुआ क्या? राणा ने जीवन भर इस शपथ का पालन किया। समझौते के सभी प्रयत्न असफल हो गए। अकबर ने राजा मान सिंह को भेजकर राणा से मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए कहा। किसे भेजकर? मान सिंह को भेजकर, परंतु राणा ने इसे अस्वीकार कर लिया। तब जाकर 4 साल के बाद 1576, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 1576 को क्या हुआ था? 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध 1576
1576 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1576 को हल्दी घाटी की युद्ध हुई। ठीक है। इसमें मान सिंह और आसम खां, मुगल की तरफ से कौन था? तो मान सिंह थे, और साथ ही में आसम खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। 18 जून, डेट याद रखिएगा, 18 जून 1576 को राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में उस सेना का मुकाबला किया। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा ने मुगलों सेना में उथल पुथल मचा दी, परंतु जब राणा शत्रुओं से घिर गया तब सरदार झाला जो था, सरदार झाला क्या किया कि राणा प्रताप का मुकुट पहन लिया, उतारकर स्वयं पहन लिया, राणा को भागने में सहायता दी, और झाला तो मारा गया, लेकिन राणा प्रताप जो था, महाराणा प्रताप वहां से भाग गया। हल्दी घाटी में राणा की पराजय हुई, परंतु मुगल इतने थक गए थे कि वे अब आगे न बढ़ सकते थे। गोगुंडा, जिसे राणा खाली कर गया था, गोगुंडा राजा मानसिंह के अधिकार में चला गया। मानसिंह जो था मुगलों का है, वो बोला कि ठीक है, आप गोगुंडा को आप अपने अंदर रखिए। ठीक है। परंतु उससे आगे उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अकबर ने मानसिंह को वापस बुला लिया। ठीक है। उसके पश्चात भी अकबर विभिन्न सरदारों को भेजकर मेवाड़ से युद्ध करता रहा, परंतु राणा प्रताप ने उनका आधिपत्य अंत तक स्वीकार नहीं किया। राणा भूखा रहा, जंगलों में घूमा, और उसके परिवार व बच्चे को स्थान स्थान पर छिप कर रहना पड़ा, परंतु राणा ने संघर्ष अंत तक जारी रहा। 1597, ये साल 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हुई, और अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर वह अपने अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। मेवाड़ और राणा प्रताप का मुगल साम्राज्य से युद्ध राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण कहानी है। इसीलिए ये हमारा जो मेवाड़ है, खासकर महाराणा प्रताप काफ़ी महान थे। अगला जो हम पढ़ेंगे रणथंभौर, उसके जितने भी साम्राज्य विस्तार हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कैसा ये विस्तार रूप से आपको इतिहास लग रहा है अकबर के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अगर लाइक शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।